Today we are going to start the chapter gravitation. So let's understand firstly the meaning of the gravitation. Understand one thing. The every two object in this universe, suppose one object is M1 and another object is M2. Every two objects in this universe which have the same mass, they are attracting each other, and this is called the gravitation. Every two object in this universe which has the same mass, they will attract each other. This is called the gravitation. Okay, so first of all, law of gravitation. First topic is universal law of gravitation. This law is proposed by the Newton, so it is also called the Newton's universal law of gravitation. ठीक है, थोड़ा सा इसको और हम लोग अच्छे से समझा जाए. वो वाली कहानी तो आप लोग को याद ही होगी जिसमें न्यूटन साहब जो है वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं उनको. और उनके ऊपर क्या गिरा? एक सेब गिरा. लेट मी ड्रॉ समथिंग. ऐसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. ठीक, न्यूटन साहब को बना दिया जाए. ऐसे न्यूटन साहब आराम सोए हुए थे. ठीक, और इनके ऊपर क्या होता है? एक फल आकर के गिरता है. एप्पल, एप्पल वाली कहानी थी ना. ये मान लीजिए एप्पल है, ये टूट करके नीचे गिर जाता है. तो फिर ये सोचते हैं कि ये एप्पल जो है वो टूट करके नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया. ठीक है, फिर वहीं से इनके दिमाग में एक थ्योरी आती है कि शायद अर्थ के अंदर ऐसा कुछ है जो कि वो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है. ठीक है, तो उसी के बारे में उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया कि अर्थ के अंदर ऐसा क्या है जो कि उस हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है. जैसे अगर आप एक कंकड़ भी ऐसे फेंकोगे तो ये कंकड़ भी क्या होगा? अर्थ की तरफ ही चला जाएगा, ट्रैक्ट हो जाएगा. बारिश भी हमेशा नीचे की तरफ होती है. तो आखिर ऐसा क्या है अर्थ में जो कि ये सारी चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है. ठीक है, तो उनको वहीं से रिसर्च करते हुए पता चला कि सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर हम ले लें तो वो भी ऑब्जेक्ट्स अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं. और यहीं से थ्योरी स्टार्ट होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की. ठीक है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं.
मास m1 और मास m2 का, इनके जो बीच की डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूं r। ठीक है, तो न्यूटन साहब रिसर्च करने के बाद उनसे पूछा गया कि बताइए कि अगर अर्थ के अंदर क्या है जो अर्थ सारी चीजों को खींच लेता है, तो उन्होंने कहा कि अर्थ के अंदर कोई एक फोर्स है और उस फोर्स की वजह से ये सारी चीजों को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उस फोर्स का क्या नाम दिया गया? उस फोर्स का नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अब जब इन्होंने बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो सब लोग पूछने लगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर है तो ये कितना लगेगा, इसका अमाउंट कितना है। ठीक है, तो उन्होंने फिर जो है एक लॉ दिया। क्या लॉ दिया? अकॉर्डिंग टू न्यूटन या अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, this law, the gravitational force between any two massive body, massive means जिसके पास मास हो, is directly proportional to product of mass and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, मतलब ये कि इनके हिसाब से जो फोर्स, अगर मान लो इन दोनों के बीच में फोर्स F लग रहा है, एक दूसरे को F फोर्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो F की वैल्यू जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास m1 m2, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर, 1/r², इसको पढ़ेंगे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए तो कंबाइनिंग एबव, दोनों बातों को, ऊपर वाली बातों को कंबाइन करके लिख दिया जाए तो क्या लिखेंगे? F is directly proportional to m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं और इस चीज को आप याद कर लीजिए, ये बहुत जगह पर आएगा। चीज ये है कि इसको, इस साइन को बोलते हैं, जो साइन मैंने लगाया ना कट्टम कुट्टा की तरह, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। ठीक है, ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो इसके बदले में एक कांस्टेंट आता है, मैं उस कांस्टेंट को के समझ रहा हूं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, एक कांस्टेंट आता है और साथ में इक्वल टू का साइन आता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इक्वल टू एंड कांस्टेंट दोनों आएंगे। ठीक है, तो यहां पर भी जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो आपका इक्वल टू का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। यहां पे जो कांस्टेंट आता है उसको लिखेंगे कैपिटल जी। हर फॉर्मूला में अलग अलग कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जो कांस्टेंट आएगा उसको लिखेंगे कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन r²।
मेरी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अब इसको जो है, यही आपका फॉर्मूला बन गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है ये। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे वेयर G is called universal gravitational constant। कितना बड़ा नाम है इसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अच्छे से याद कर रखिएगा इसको। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट है तो वैल्यू फिक्स होगी, तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस चीज को आपको याद करके रखना है, ठीक है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है और ये हमेशा फिक्स होती है, ठीक। और इस फोर्स को, एफ को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सारी बातें क्लियर हैं? किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बातें सारी। ओके, अब मैं आपको ना इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, जिससे आपको ना इसको थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन वन केजी मास एंड अर्थ। mass is placed at surface of earth। अर्थ का मास दे दिया गया है, me इक्वल टू मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg, ये अर्थ का मास है। एंड रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। ये आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों को 1 kg मास पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ये हमें पता लगाना है। चलिए पहले आप सिचुएशन समझिए है क्या। सिचुएशन ये है कि एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, ठीक। और ऐसे अर्थ सरफेस पे ये रखा हुआ है, ये अर्थ का सेंटर है। इस बॉडी में, ये बॉडी का मास कितना है, 1 kg। इसको मान लेते हैं m1। m2 कितना है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। और m1 m2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी क्या, हाँ, ठीक है।
जो डिस्टेंस देखते हैं वो दोनों बॉडी के सेंटर से देखते हैं, ठीक। तो अर्थ का सेंटर से बॉडी के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी। तो F इक्वल टू क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो पुट किया जाए G की जगह पे तो G ही रहेगा, m1 की जगह पे m लिख देते हैं, m1 लिख देते हैं, m2 की जगह पे क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और r की जगह पे क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। सारी वैल्यू पुट कर दिया जाए, F G की जगह पे 6.67 इंटू 10 टू दावर -11, m1 की जगह पे 1, m2 की जगह पे 6 इंटू 10 टू दावर 24 अपॉन r का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, तो ये किलोमीटर लिखा हुआ है, सो कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये हो जाएगा 10 टू दावर 6 मीटर। SI में पुट करना है ना, इसलिए हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू दावर 6, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, या आप मन करे तो स्क्वायर करके डायरेक्टली लिख लेना, ठीक है। अब सारी चीजों को एक पास लिख ले, पहले पावर को सॉल्व कर लिया जाता है, इससे आसानी हो जाती है, ठीक है। अभी आप छोटे क्लास में हो ना, तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं आपके लिए। सबसे पहले नंबर्स को एक तरफ लिख लीजिए और पावर को सॉल्व करिए। -11 + 24 कितना हो जाएगा, +13, +13, और नीचे कितना, 6 6 12 है, ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा। तो 10 टू दावर -13, सॉरी +13 -12 ये आ जाएगा। और इस चीज को आप सॉल्व कर लीजिए तो 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.4, इसको सॉल्व करिए लगभग आप, इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आएगा, टोटल जो कैलकुलेशन है वो आएगा 0.98, और ये 13 -12 कितना हो जाएगा, 10 पावर 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो F की वैल्यू आएगी 9.8 न्यूटन। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 1 kg मास के ऊपर, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसी हिसाब से आप अपने ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं कि 1 kg मास पे इतना फोर्स लगा है, तो अपना मास आप जानते रहिए कितना है, 50 किलो 60 किलो जो भी है, ठीक है। उतने में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना अमाउंट ऑफ फोर्स आपके ऊपर लगाता है अर्थ। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको, वो बात ये है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रेविटेशनल फोर्स applied by earth on other object is called gravity। तो क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स को ही ग्रेविटी बोलते हैं, लेकिन कौन सा, जो अर्थ जो अप्लाई करता है, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है ना, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो। यही मैं आपको बोल रहा था कि अर्थ जो फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। दो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स, एनी टू, ये बात समझना बहुत जरूरी है, एनी टू ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाते हैं उनको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल नाम रहेगा उनका, ठीक है। और जो अर्थ के बीच का होता है जो फोर्स, अर्थ एंड कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अदर,
तो इनके बीच के जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इसके लिए अर्थ हमारे लिए स्पेशल है ना, तो अर्थ हमारे लिए स्पेशल है, तो इसीलिए अर्थ के लिए हमने स्पेशल नाम दे दिया है। जैसे आप अपने पेरेंट्स के स्पेशल हो, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स आपका नाम दे देते हैं, ठीक है। अब बाकी लोगों को कैसे बुलाते हैं? ओए आदमी इधर आओ, ऐसे बुलाते हैं ना, या वो आदमी जा रहा है, वो आदमी खा रहा है। और जब आप खाना खाओगे तब, तो मान लीजिए आपका नाम मोहन है, तो मोहन खा रहा है, ठीक है। तो आप स्पेशल हो इसलिए आपका नाम स्पेशल है। उसी तरीके से अर्थ का जो अर्थ हमारे लिए स्पेशल है, तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो अगर कोई अब आपसे पूछे कि व्हाट इज ग्रेविटी, तो आप बोलोगे द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटी, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कहीं ये दोनों अलग अलग चीज तो नहीं है। नहीं, दोनों एक ही चीज है, लेकिन बस नाम अलग अलग है, ठीक है।